अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मुताहिर उन्तु, टीचर यूपीएस दिलबाग, आज जो है आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूट्रिशन एनिमल्स, जो सेवन्थ साइंस की टेक्स्ट बुक में है। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कुछ कंटेंट्स इसके। लास्ट टाइम सलमान साहब ने आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो आज हम उसका जो है दूसरा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लेकर आए हैं, जिसमें स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करेंगे इन ह्यूमन बीइंग्स, जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स कैसे होती है और उनकी डाइजेशन वगैरह वो सब हम इसमें पढ़ लेंगे। तो पहले जो है मैं आपको बता दूं, आपको रिमाइंड में करवा दूं न्यूट्रिशन क्या होता है, हम न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। न्यूट्रिशन हम बोलते हैं द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ये आपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा होगा जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आपको पढ़ाया गया था, और ये ऑलमोस्ट सेम है, इसकी डेफिनेशन सेम है। और मैंने भी कोशिश करी है कि मैं जो है जो डेफिनेशंस मैंने ली है वो आपकी टेक्स्ट बुक से ली हुई है, उसमें कोई वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं की गई है हमारी तरफ से। मैक्सिमम कोशिश हमारी रही है कि हम आपको जो है वही वर्ड्स, एग्जैक्टली वही वर्ड्स आपके सामने लाएं जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हैं, वही डेफिनेशंस आपके सामने लाएं, ताकि आप उसको फिर से जो है अपनी टेक्स्ट बुक पे देख सकें, अपनी टेक्स्ट बुक से आप उसको जो है मेमोराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ब्रीफली बता दूंगा कि न्यूट्रिशन, जो पिछले टॉपिक में भी आपको बताया गया, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो हम गुज़ा खाते हैं, गुज़ा जो हम अपने जिस्म के अंदर डालते हैं, और वो गुज़ा जो है उसकी यूटिलाइजेशन, फिर जब वो हमारे जिस्म में चला जाता है, फिर उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है हमारे जिस्म में, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें जो है ज़िंदा रहने के लिए, लिविंग बींग्स को जो है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है कि वो कुछ गुज़ा खाए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होती है, हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए एसेंशियल होती है। हमें जो है बाकी जो बीमारियां हैं उनसे, डिफिशिएंसी डिजीज़ जो होते हैं उनको जो है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए हम गुज़ा खाते हैं, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे फूड में जो है मौजूद होते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, अलग अलग फूड्स में मौजूद होते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट में। तो इन न्यूट्रिएंट्स को अपने जिस्म में लेना गुज़ा के ज़रिए, ताकि इसका इस्तेमाल हमारे जिस्म में हो, हमारी बॉडी में हो, ताकि हम जो है प्रॉपरली अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। इसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आगे जाके हमारा जो है सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है डाइजेशन। सबसे पहला कंटेंट जो हमारा न्यूट्रिशन में आता है वो आता है डाइजेशन। डाइजेशन हम सिंपली जो अपने वर्ड्स में बोलेंगे, डाइजेशन बोलते हैं हजम करने को। किसी चीज़ को जो हमने खा लिया, अपने मुंह में जो भी चीज़ हमने डाली गुज़ा की सूरत में, उसको जब हम हजम करते हैं उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डेफिनेशन हमने लिखी है, द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, या द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। जो हम गुज़ा अंदर लेते हैं, जो हम खाते हैं गुज़ा, वो जो है कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होता है, वो ऑलरेडी सॉल्यूशंस में मौजूद नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो चाहिए, हमारी बॉडी को सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए। हमारे वीन्स में जो जाते हैं, ब्लड वेसल्स में, जब ये जो भी गुज़ा हम खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हम निकालते हैं, फिर उनसे जो कुछ हमें चाहिए वो हमारे ब्लड वेसल्स में चली जाती है, और ब्लड वेसल्स में फ्लूइड बहता है। ब्लड वेसल्स में हम सॉलिड जो है सॉलिड मैटर को जाने नहीं देते हैं, ब्लड वेसल्स में फ्लूइड की सूरत में, फ्लूइड की शक्ल में हम इसको भेज देते हैं। तो वो फ्लूइड बनाने में, वो सिंपलर सब्सटेंस बनाने में, सिंपलर शुगर्स बनाने में जो है जो प्रोसेस लगती है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और डाइजेशन में जो है हमारा एक प्रॉपर जो है एक सिस्टम है जहाँ पे हमारे गुज़ा की डाइजेशन होती है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में है उसमें, जहाँ पे हमारे गुज़ा की डाइजेशन होती है, और उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जो अब टॉपिक हमारा जो है वो
ऊपर से हमने डाइजेशन इन एनिमल्स लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लिखा हुआ है, लेकिन जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन में जो है कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है एलिमेंट्री कैनल होती है, जिसकी बिगिनिंग माउथ से, क्योंकि हम जो है अपनी गुज़ा हाथ से उठा के मुंह से हम अंदर लेते हैं इसको, तो माउथ से शुरू होके फिर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जाके, जैसे ऑसोफिक्स हो गया जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, उसके बाद स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर जो एक्सक्रीशन के लिए जो है एंड्स एट एंस। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनल जो है इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, जो बकल कैविटी से शुरू होके फिर एंस तक चली जाती है। 6 कंपार्टमेंट्स है इसके। सबसे पहला बकल कैविटी, जिसको हम माउथ भी बोलते हैं, मुंह जिसको बोलते हैं, क्योंकि जब ये प्रोसेस हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहले जो है हमें अपने मुंह में गुज़ा डालना होता है, और वहाँ से ही इसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उसके बाद पार्शली जो डाइजेस्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि मुंह में हमारे जो है दांत होते हैं, उनको उनमें से फिर वो गुज़ा को चिबा के फिर हम जब उसको नीचे भेजते हैं, स्टमक तक भेजते हैं, तो स्टमक तक कैरी करने के लिए जो है हमें हेल्प करती है ऑसोफिग्स, या जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद स्टमक आता है, इट्स अ सैक लाइक सब ऑर्गन, एक बोरी जैसे जिसको हम बोलेंगे, तो उसमें चला जाता है। वहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर वहाँ से जो है अनडाइजेस्टेड जो भी हमारे पास होता है वो बाहर निकल आता है थ्रू एनस। इसके अलावा इस डाइजेस्टिव सिस्टम में इन कंपार्टमेंट्स में जो डाइजेशन होती है, उस डाइजेशन के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें कुछ जो है ग्लैंड्स, उसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोवाइड करते हैं इस डाइजेशन के लिए। हमें जो भी हमने न्यूट्रिशन के लिए जो भी फूड हमने अपने मुंह में डाला, फिर वहाँ से नीचे स्टमक तक पहुँचाया, वहाँ से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इतने कंपार्टमेंट्स में जहाँ तक हमने ये गुज़ा पहुँचाया, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वहाँ तक उन कंपार्टमेंट्स में उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो है इन कंपार्टमेंट्स में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पहुँचे, वहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस पहुँचे, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो पाते हैं। और डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो हमें डिफरेंट ग्लैंड से मिलते हैं, जिनको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं, जिसमें सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सिलिवरी ग्लैंड्स वो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। उसके बाद लिवर होता है हमारा, वो जो है बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बाइल जूस को फिर सिक्रीट करके वो टेम्परेरी गॉल ब्लैडर में सेंड करता है, वहाँ पर स्टोर करता है, और वहाँ से फिर पहुँच जाता है वो अपनी जगह जहाँ पे डाइजेशन होनी होती है। उसके अलावा जो है हमारे पास पेनक्रियाज भी है। पेनक्रियाज जो है वो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिनकी वजह से हम इस डाइजेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जो है तकसीम किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी को हम माउथ भी बोलते हैं, मुंह बोलते हैं, मुंह जिसको हम बोलते हैं उर्दू में। उसके बाद आता है ऑसोफिक्स, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है एंस। और इसके साथ हमें ज़रूरत होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। उसमें आता है सिलिवरी ग्लैंड्स, उसमें आता है लिवर और पेनक्रियाज। अब हम आगे चल के देखते हैं कि कौन से पार्ट में किस किस्म की डाइजेशन होती है। तो सबसे पहले जो है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो कंपार्टमेंट पढ़ा वो पढ़ा हमने द माउथ और बकल कैविटी, जिसको हम मुंह बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड हियर बाय च्यूइंग, मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, एंड स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर्स बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा, सिक्रीशन ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स जो होता है। जब हम मुंह में गुज़ा डालते हैं, तो मुंह में गुज़ा डालने को, क्योंकि इस प्रोसेस में जब हम ये न्यूट्रिशन करते हैं, इसमें जो है डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इंजेशन इन्वॉल्व होता है,
जो हमने यहाँ पे पढ़ा, फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ, मुंह में गुज़ा डालने को हम इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद डाइजेशन शुरू हो जाती है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये सारे जो है, ये सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहला काम हम करते हैं जब हमें न्यूट्रिशन करनी होती है, हम गुज़ा को उठा के अपने मुंह में डालते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है। तो गुज़ा को मुंह में डालने को हम बोलते हैं इंजेशन। The process by the process of taking food, okay, the process of taking food into mouth is called ingestion. तो यहाँ पे माउथ में क्या होता है, माउथ में हम जो गुज़ा होता है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। पार्शियली मतलब कुछ डाइजेस्ट, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं उसका। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जो हमारे मुंह में जाते हैं, हम उनको चबाते हैं, अपने दांतों से चबाते हैं। वहाँ पे मुंह में ही जो है, जो स्टार्च मौजूद होता है इसमें गुज़ा में, वो स्लेवरी ग्लैंड्स से जो स्क्रीट होता है सलाइवा, उस सलाइवा की वजह से वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि the process by which complex food molecules are broken down into simpler substances. तो स्टार्च जो मौजूद होता है गुज़ा में, उसको सिलेवरी ग्लैंड्स की मदद से, जो वहाँ से सिलेवा स्क्रीट होता है, उस सिलेवा की मदद से एक तो वहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, दूसरा जो स्टार्च इसमें मौजूद होता है वो वहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो वहाँ से जो पार्शली डाइजेस्टेड, लेकिन मुंह में जो बाकी इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, लाइक प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं वगैरह होते हैं, वो सब अभी डाइजेस्ट होना बाकी है। यहाँ पे सिर्फ स्टार्च पे एक्शन हुआ, जो गुज़ा में मौजूद स्टार्च है उसी पे एक्शन हुआ, उसको सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से डाइजेशन शुरू हो गई। अब जो बचा कुचा गुज़ा होता है हमारे मुंह में, वो चला जाता है ऑसोफेगिस में, मुंह से चला जाता है फूड पाइप में, क्योंकि फूड पाइप जो है उसको ये कैरी करना होता है। फूड पाइप में किसी किस्म की और कोई डाइजेशन अभी तक जो है हमारे कंटेंट में नहीं है, लेकिन फूड पाइप को ये गुज़ा कैरी करना होता है और पहुंचाना होता है स्टमक तक। इसलिए जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ऑसोफेगिस और फूड पाइप हेल्प अस इन द पैसेज ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम बोलस बोलते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। जो मुंह में हमारे गुज़ा, जिसको हमने पार्शियली चबाया, जिसमें से थोड़ा बहुत हमने डाइजेस्ट कर लिया, तो इसको हम बोलस बोलते हैं। इस बोलस को, इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्टमक तक पहुंचाने के लिए जो है ऑसोफेगिस की हेल्प हम लेते हैं। और जब ये स्टमक में पहुंचता है, वहां पे इस पे दूसरी एक्शंस शुरू हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि स्टमक होता क्या है। स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन विच रिसीव्स द बोल्स फ्रॉम फर्दर डाइजेशन। एक सैक लाइक ऑर्गन होता है, जो मैंने पहले बताया, एक बोरी की तरह, एक थैले की तरह एक ऑर्गन होता है, जो इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को रिसीव करता है ताकि वो इस पे फर्दर एक्शन कर सके। अब स्टमक में क्या है? स्टमक प्रोड्यूसेस म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक में तीन चीज़ों की प्रोडक्शन होती है। एक हो गया म्यूकस, दूसरा हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, तीसरा हो गया डाइजेस्टिव जूसेस। अब इन तीनों का काम क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूकस की। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। HCl एसिडिक होता है, ये हमें पता है। तो इसकी वजह से जो है, जब ये एक्शन करेगा गुज़ा पे या किसी चीज़ पे, जब ये एक्शन कर लेता है, तो इसकी वजह से जो है नुकसान पहुंच सकता है। जो इनर वॉल्स है स्टमक के का जो अंदरूनी साइड है, जहाँ पे गुज़ा पे जो एक्शन होती है, HCl की एक्शन की वजह से उन इनर वॉल्स पे नुकसान पहुंच सकता है, वो हार्म कर सकता है। तो उस हार्म से बचने के लिए, उस नुकसान से बचने के लिए म्यूकस, इनर वॉल्स जो होती है स्टमक की, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है। फिर HCl का एक्शन आता है। HCl से क्या होता है? एक्ट्स ऑन बैक्टीरिया, जो हमारे गुज़ा के साथ जो वहाँ पे बैक्टीरिया पहुँचते हैं, जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है, उनके ऊपर एक्ट करता है, उन बैक्टीरियाज को किल करता है और एक एसिडिक मीडियम तैयार करता है। जो वहाँ पे डाइजेशन होती है, उस डाइजेशन के लिए एक एसिडिक मीडियम, एक एसिडिक तरीका तैयार करता है, ताकि जो हमारे जो बाकी के जो डाइजेस्टिव जूसेस है, उनको वहाँ पे डाइजेशन करनी है, उनकी डाइजेशन के लिए एक मीडियम तैयार करता है जो एसिडिक होता है। उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस अपनी एक्शन से डाइजेशन की परफॉर्मेंस देते हैं, डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। और जो गुज़ा, जो अभी बोल्स हमने कहा कि
पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्टमक तक पहुंच गया, उसके ऊपर वहाँ पर एक्शन हो जाती है और वहाँ पर प्रोटीन्स, जो हमारे गुज़ा में एक न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन्स के ऊपर वहाँ पर एक्शन हो जाती है और प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। स्टमक में प्रोटीन्स के ऊपर एक्शन हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव juices secreted बाय स्टमक इटसेल्फ। तो वहाँ पे प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये स्टमक का काम हो गया। उसके बाद जो कुछ बचा कुछ है वो उसको भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड द पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस पहुंचते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं जो मैंने पहले ही कहा था एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में यहाँ पे एक तो लिवर है और दूसरा पैनक्रियाज है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में तो नहीं आते हैं, तो लिवर जो है वो सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस करता है और पैनक्रियाज सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस करता है। अब लिवर जो है बाइल जूस को टेम्पररीली स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में और वहां से पहुंचाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैनक्रियाज जो सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस करते हैं उसको भी पहुंचाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इन दो ये जो बाइल जूस आ गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाटिक जूस आ गया, इनका काम है वहां से बाइल जूस एक्ट करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो हमारे गुज़ा में फैट्स का कंटेंट मौजूद होता है, एक न्यूट्रिएंट है ये भी, फैट का कंटेंट जो हमारे गुज़ा में मौजूद होता है उसके ऊपर ये एक्ट करता है। और पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स विच इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर एज ग्लूकोज। और पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करते हैं जिनको ये ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं। और फिर बनता क्या है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करके एमिनो एसिड्स बनाते हैं, फैट्स को कन्वर्ट करके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनाते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके सिंपलर शुगर्स में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है जी बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होती है वहां पे एक्शन होती है, मैं पहले से फिर से बताऊंगा। बकल कैविटी में एक्शन होती है स्टार्च पे सलाइवरी ग्लैंड्स की मदद से, सलाइवा की मदद से, और स्टार्च को सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर पहुंच जाता है स्टमक में जो है प्रोटीन पे एक्शन हो जाती है, जो HCl है सिक्रेटेड बाय स्टमक इटसेल्फ उसकी वजह से। फिर उसके नीचे जो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे बाइल जूस जो कि लिवर से आता है उसकी मदद से प्रोटीन्स जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो पैनक्रियाटिक जूसेस है वो एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे। तो यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपलर शुगर्स ग्लूकोज में तब्दील करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में तब्दील करते हैं, और प्रोटीन्स को जो है एमिनो एसिड्स में तब्दील करते हैं। अब यहाँ पे हो गई यहाँ तक डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड हो गया, स्टार्च से लेके, बकल कैविटी से लेके, स्टमक से लेके, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो डाइजेस्टेड फूड हो गया, इस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब किया जाता है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसका जो वॉल होता है, जो अंदरूनी हिस्सा उसका होता है, इनर लाइनिंग जो उसकी होती है, उनमें जो ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं वहाँ से उनके थ्रू ये एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि अब इसको हमने सिंपल जूसेस में तब्दील किया हुआ है, सिंपल सब्सटेंस में तब्दील किया हुआ है, प्रॉपर फॉर्म में तब्दील किया हुआ है। तो अब ये यहाँ से हम भेज सकते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई which increases the surface area for absorption of the digested food. The absorbed substances are transported via blood vessels to different organs of body. This process is called assimilation. अब यहाँ पे दो और डेफिनेशंस हमारे पास आ गई, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन बोलते हैं जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड अब तक आ गया, जिसको हमने डाइजेस्ट किया हुआ है, उसको हम ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं बाकी बॉडी के लिए। तो
स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन जो होती है, ये होती है जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर वॉल्स जो है उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम विलाई बोलते हैं, या सिंगल फॉर्म में हम विल्स बोलते हैं उसको। ये सरफेस एरिया जो होता है एब्जॉर्प्शन के लिए उसको बढ़ाता है। अब एब्जॉर्बर फूड जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंच गया, वहां से वो डिफरेंट जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उन तक पहुंच जाता है। और इस प्रोसेस को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, क्योंकि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ज़रूरत है इनकी। कुछ ऑर्गन्स है जिन्हें प्रोटीन्स की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ के लिए। कुछ ऑर्गन्स है जिनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। तो न्यूट्रेंट्स की जो ज़रूरत होती है हमारी, वो अपने ऑर्गन्स तक पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद फंक्शन आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लास्ट पे आ जाता है इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में। अब यहाँ पे क्या है, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी डाइजेशन होनी थी वो हो गई, फिर डाइजेस्टेड फूड जो है उसमें उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई, उसकी एसिमिलेशन हो गई, फिर वहां पर रह जाता है वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी डाइजेस्ट नहीं होता, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां से पहुंचाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है सबसे पहले ये इस अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर जो रफेज है उसको अनडाइजेस्टेड फूड से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जो रिमेनिंग होता है वेस्ट, रिमेनिंग वेस्ट उसको रेक्टम के थ्रू, रेक्टम जो है लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम के थ्रू को भेजता है बाहर थ्रू एनस। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड जिसको रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू हमने बाहर भेज दिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। इजेशन, दिस इज द टोटल जो हमारी है डाइजेशन यहाँ तक हो जाती है। पहले बकल कैविटी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे स्टार्च की डाइजेशन हो जाती है, फिर ऑसोफेगस के थ्रू हम स्टमक तक पहुँच जाते हैं, फिर स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन हो जाती हैं, फिर वहाँ से पहुँच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की डाइजेशन होती है, फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको भेजते हैं, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। फिर अनडाइजेस्ट को भेजते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड निकल कर आता है, जो वेस्ट रहता है, उसको रेक्टम के थ्रू पास करके, एंस के थ्रू पास करके हम बाहर निकालते हैं, जिसको हम इजेशन बोलते हैं। अब इसमें एक पॉइंट रह जाता है बच्चों, रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन अब एक प्रॉपर प्रोसेस हमने पढ़ लिया, इस क्लास का एक प्रॉपर प्रोसेस हमने पढ़ लिया, कहाँ से लेके कहाँ तक हमारा गुजर जाता है, कहाँ से हम खाते हैं, कहाँ से हम वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। लेकिन एक दफ़ा कुछ ऐसा हो जाता है कि स्टमक आपके जो बोलस जो आपने भेज दिया स्टमक तक, जो आपने पार्शली डाइजेस्टेड फूड भेज दिया स्टमक तक, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अब अगर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, सॉरी, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। अब अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता तो वो कहाँ चला जाता है, वो वापस भेजा जाता है इसी बकल केविटी के थ्रू, इसी ऑसोफेगस के थ्रू उसको वापस पुश किया जाता है, फिर वो बकल केविटी के थ्रू वापस बाहर आ जाता है वोमिट करके, जिसको हम उल्टी बोलते हैं। उल्टी की सूरत में वो वापस आ जाता है और वापस चला जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिगर्जिटेशन। समटाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक। जो हमारा मैदा जो होता है, जो हमारा स्टमक है, वो हमारे पार्शली डाइजेस्टेड फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, और उसको वोमिट वापस करता है बकल कैविटी के थ्रू, वापस भेजता है फूड पाइप में, वहाँ से बकल कैविटी में, और वो बाहर निकल आता है, एक प्रॉपर प्रेसेज के थ्रू नहीं जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिगर्जिटेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब समझ लिया होगा अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम एनिमल्स की बात करेंगे और एमोबा की बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात करेंगे। तो मैक्सिमम डेफिनेशंस मैंने आपकी किताब से ली हुई है, कोई सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स नहीं, आप किताब पे भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए आप अपने घर में रहिए, हाइजीनिक खाइए, अपनी सैनिटेशन का ख्याल रखिए, और जो है अपनी पढ़ाई पे भी खास ध्यान दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।